नाज़रीन, इमरान खान साहब के लिए हालात बदल रहे हैं। लेकिन जब इमरान खान साहब के लिए हालात खराब किए जाते हैं ना, तो 2021 में अचानक हमने देखा कि कुछ टीवी चैनल्स बड़े ब्रूटली एकदम इमरान खान साहब के खिलाफ हो गए। ऐसा लगता था उनको फीड्स आ रही है, ऐसा लगता था कि उन्हें कहा जा रहा है कि इमरान खान को दबा के रखो, एक्सीलेटर पे पूरा पाँव रख दिया था। सहाफी बिल्कुल जानिबदार हो गए थे। आज कुछ सहाफी ऐसे हैं जो ये समझ रहे हैं कि बड़ी ज्यादती हो गई, इतना जुल्म बस कर दो। लेकिन ये वही सहाफी है, अगर 2 साल पहले 2.5 साल पहले के आप इनके ट्वीट, आप इनके स्टेटमेंट्स निकाल के देखें तो ये इमरान खान को और उसकी पार्टी को जितनी मार पड़ रही थी उसके ऊपर ये शादियाने बजा रहे थे, खुश हो रहे थे। लेकिन आज जब 2-2.5 साल इमरान खान को अच्छी तरह मार के देख लिया और देखा कि वो नहीं टूट रहा, तो फिर अब इन्होंने भी अपना मौकिफ तब्दील करना शुरू किया। जियो न्यूज जो है वो इमरान खान साहब के खिलाफ बहुत रिपोर्टिंग करता रहा है और अब जियो ने बाकायदा रिपोर्ट्स जारी की हैं और अपने सोशल मीडिया पे उनको शेयर भी किया है। इमरान खान साहब की लगभग 1 साल की जेल, इस जेल में इमरान खान साहब ने कैसे सबको तिगनी का नाच नचाया, कैसे इमरान खान साहब नहीं टूटे, उनको नहीं तोड़ा जा सका, उनके लिए कप्तान का लफ्ज इस्तेमाल करना, इमरान खान की फोटो चलाना, उनका डायरेक्ट नाम लेना, ये पिछले 3-4 दिनों से चीजें हो रही है। इससे आप समझिए कि एक्चुअली इमरान खान सिस्टम से टूटा नहीं और अब इमरान खान के लिए सिस्टम के अंदर जगह बननी शुरू हो गई है। और ऐसा नहीं है कि सिस्टम जगह बना रहा है, इमरान खान ने जोर इतना लगाया है और सिस्टम क्योंकि इमरान खान को नहीं तोड़ पाया, तो अब सिस्टम के अंदर कोई और गुंजाइश बाकी नहीं है कि वो इमरान खान को मजीद दीवार के साथ लगाएं। आलमी सतह पे बहुत आवाज उठ रही है, पाकिस्तान के अंदर बहुत आवाज उठ रही है। इमरान खान ने बार बार डील करने से इनकार किया है, तो अब अल्टीमेटली मैंने आपको उस दिन एक बात कही थी कि सिस्टम ये फैसला कर चुका है कि इमरान खान को नहीं आने देना और पाकिस्तान की आवाम ये फैसला कर चुकी है कि इमरान खान के बगैर हमने सिस्टम को नहीं चलने देना। तो ऐसे में शिकस्त सिस्टम को ही होनी थी क्योंकि आवाम नहीं हारा करती। मुझे एक बड़े मजे की एक फिल्म में देखा था पंजाबी, उसमें वो एक डायलॉग बोलता है एक लड़का, थोड़ा सा मैंने एक हिस्सा देखा कहीं सोशल मीडिया पे, उसने कहा जंज जितनी मर्जी बड़ी होवे ना, पिंड तो बड़ी नहीं होती कि बारात आप जितनी मर्जी बड़ी लेकर आ जाए, लेकिन वो गांव से बड़ी कभी नहीं होती। तो एस्टेब्लिशमेंट जितनी मर्जी तगड़ी हो जाए, आवाम से तगड़ी नहीं होती, तगड़ी आवाम ही होती है सबसे ज्यादा। तो अल्टीमेटली जो आवाम होती है वो अपना फैसला मनवा लेती है और वो फैसला मानना पड़ेगा। देखिए रियासत क्या फैसले कर रही है और रियासत को क्या फैसले करने चाहिए, यहां पे आकर हम फंस गए। तो चंद चीजें मैं आपके सामने रखता हूं। इस वक्त रियासत को क्या करना चाहिए? मुल्क को इस्तेहकाम की जरूरत है, लेकिन सवाल यह है कि क्या रियासत वो इकदाम उठा रही है जिनसे मुल्क में इस्तेहकाम है? तो मादरत के साथ अभी तो नहीं उठा रही। नंबर 2, इदारों को तनाज़ात से निकालने की जरूरत है। इदारे बहुत ज्यादा मुतनाज़े हो गए हैं चंद शख्सियात के फैसलों की वजह से, मगर मौजूदा हुकूमत और इदारों के फैसले मजीद तनाज़ात को जन्म दे रहे हैं, इदारों को मजीद मुतनाज़े कर रहे हैं। इस वक्त अवाम में एतमाद पैदा करने की जरूरत है, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है इस मुल्क में उससे अवाम के अंदर लगातार बदएतमादी पैदा हो रही है। हर आने वाला फैसला मजीद बदएतमादी पैदा कर रहा है। इस वक्त पाकिस्तान में महंगाई को कंट्रोल करने की जरूरत है, लेकिन महंगाई के अंदर लगातार इजाफा होता चला जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान में कारोबारी जिंदगी चल नहीं रहा, लोगों को ट्रस्ट ही नहीं है। अदलिया का किरदार बहुत अहम है ऐसे मौके पर जब मुल्क के अंदर आईनी किस्म के बहरान पैदा हो रहे हैं, तो अदलिया का एहतराम होना चाहिए। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि हुकूमत खुद और एस्टेब्लिशमेंट अदलिया के फैसलों को मानने के लिए तैयार ही नहीं है, बल्कि सहाफियों के जरिए धमकियां लगाई जा रही हैं कि जो हो जाए, जो करना कर लो, तौहीन लगानी है लगाओ, हमने अदालतों के फैसले नहीं मानने। दहशतगर्दी के खिलाफ यकसा हिकमत अमली पूरे मुल्क की होनी चाहिए, तमाम सूबों की, पाकिस्तान के तमाम मकातब फिक्र की, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की। क्या वो है? नहीं। हम बिखरे हुए हैं, हम इकट्ठे नहीं हो पा रहे और उसके भी पॉलिटिकल रीजंस भी है। इसके अलावा इंसानी हकूक और शख्सी आजादियों का एहतराम होना चाहिए पाकिस्तान में। क्या पाकिस्तान में इंसानी हकूक का एहतराम हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा, पामाली हो रही है। शख्सी आजादियों का एहतराम हो रहा है? नहीं जी, बिल्कुल उसकी खिलाफ वर्जियां हो रही है। फिर पाकिस्तान में क्या जमहूरी रवैये है इस वक्त? नहीं, बिल्कुल गैर जमहूरी रवैये है। ऐसा लगता है कि किसी को आवाज उठाने का हक ही नहीं है। आइन की बालादस्ती और रूल ऑफ लॉ है पाकिस्तान में। अभी बंदे जबरी तौर पे गुमशुदा किए गए हैं, जब दिल करता है जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसको मर्जी उठा लो। यानी उसके अंदर राणा सनाउल्लाह का स्टेटमेंट आप देख लेना, उन्होंने स्टेटमेंट दिया इस बारे में और वो तो इसको जंग करार दे रहे हैं। वो रूल ऑफ लॉ की बात ही नहीं कर रहे, वो तो बात कर रहे हैं कि जनाब जिसकी लाठी उसकी भैंस, हम मारेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो ये रियासत का रवैया नहीं होता, हुकूमत का ये रवैया नहीं होता। अगर इनकी सारी सियासत का हासिल हुसूल ये है तो फिर मैंने उस दिन भी कहा था कि फिर तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, आजादी इज़हार राय, इससे जरा माहौल खुलता है। लोग जब इख्तिलाफ राय करते हैं, आपस में डिस्कशन करते हैं, तो फिर सोल्यूशन भी निकलते हैं, थोड़ा सा माहौल खुलता है, घुटन कम होती है। लेकिन पाकिस्तान में घुटन का माहौल बना हुआ है। मीडिया पे, सोशल मीडिया पे लगातार पाबंदियां लग रही है, अरबों रुपया हुकूमत खर्च कर रही है। कभी एक्स बंद कर देते हैं, कभी फेसबुक बंद कर देते हैं, कभी किसी और प्लेटफॉर्म को बंद कर देते हैं, कभी पाबंदियां लगा देते हैं, कभी बंदे उठा देते हैं। तो इस तरीके से बदकिस्मती से जो कुछ इस वक्त रियासत पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, ये सारी वो चीजें हैं जिनका उलट होना चाहिए, लेकिन नहीं किया जा रहा। चीजों को दुरुस्त करने की तरफ किसी की तवज्जो नहीं है। फिच ने एक पेशन गोई की है, उन्होंने कहा कि इमरान खान जल्दी बाहर नहीं आएंगे और ये हुकूमत तकरीबन 18 माह चल जाएगी। अच्छा, इस किस्म की एक पेशकश भी मुबैना तौर पे कुछ लोग कह रहे हैं इमरान खान साहब यही है कि जनाब 2026 के शुरू में हम इलेक्शन करवा देंगे, जरा थोड़ा टाइम निकाल दें, 2025 के एंड में ये हुकूमत हम खत्म कर देंगे। लेकिन इमरान खान मेरी इत्तला के मुताबिक किसी भी डील के ऊपर फिलहाल तैयार नहीं है और 18 माह ये हुकूमत चलेगी ये तो मुमकिन लगता नहीं है, क्योंकि ये हुकूमत जितना अरसा चलेगी उतना अरसा पाकिस्तान को नीचे लेकर जाएगी। ये पाकिस्तान को आगे ले जाने वाले काम तो कर नहीं रही कि कौमी सलामती का ये मसला है, कौमी सलामती का वो मसला है। मुजीबुर रहमान शामी साहब ने, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और उन्होंने एक टीवी शो के अंदर बड़ा खुल कर कहा, उन्होंने कहा कौन सी आप कौमी सलामती की बात करते हैं? एक दौर था जुल्फिकार दी भुट्टो भी खतरा थे कौमी सलामती के लिए, एक दौर था फातिमा जना साहिबा भी खतरा थी कौमी सलामती के लिए। तो इस मुल्क में जो भी लीडर बना वो उस दौर की एस्टेब्लिशमेंट के लिए कौमी सलामती के लिए खतरा हो गया, और आज इमरान खान को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कौमी सलामती के लिए खतरा करार दिया जा रहा है। तो उन्होंने कहा यहां तक पाकिस्तान को हुलिया बिगाड़ दिया और यहां तक इस मुल्क को पहुंचा दिया कौमी सलामती के नाम के ऊपर। तो मैं अब आपको इस वीलॉग में बताता हूं कि कौमी सलामती को खतरा किससे है और वो कौन सी हरकतें हैं जो कौमी सलामती को ले डूबी है। हमारी मुलाकात हुई थी जनरल रिटायर कमर जावेद
जावेद बाजवा से। वो उस वक्त चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ होते थे और साफी भी वहां पे मौजूद थे। तो उस मीटिंग में जनरल बाजवा साहब ज्यादातर इकोनॉमी की बातें कर रहे थे। इकोनॉमी के बारे में उनका नॉलेज बड़ा सतही था। मैंने ग्रेजुएशन तक इकोनॉमिक्स को पढ़ा है, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि जनरल साहब को उतना भी नहीं पता जितना एक एफएससी या ग्रेजुएशन करने वाले बच्चे को पता होता है इकोनॉमिक्स के बारे में या उसके इंडिकेटर्स के बारे में। लेकिन जनरल साहब ये बात बिल्कुल दुरुस्त कह रहे थे और बार बार कह रहे थे कि जनाब मुल्क चल ही नहीं सकता अगर आपकी इकोनॉमी ठीक नहीं है। आप लड़ाई लड़ ही नहीं सकते, आप दुनिया में अपना मौकिफ मनवा ही नहीं सकते अगर आपके पास पैसे नहीं है। कितने अरब डॉलर आपके नेशनल अकाउंट्स के अंदर पड़े हुए हैं, कितने बड़े आपके रिजर्व्स हैं, वो तय करते हैं कि दुनिया में आपकी हैसियत क्या होगी। ये बात बिल्कुल ठीक है। आज अगर आपके अकाउंट्स के अंदर 7-8 अरब डॉलर पड़े हुए हैं तो आपकी कोई हैसियत नहीं है। लेकिन अगर बांग्लादेश के अकाउंट में 40 अरब डॉलर पड़े हुए हैं तो उनकी हैसियत आपसे बड़ी है। इंडिया के अकाउंट में अगर 600 अरब डॉलर पड़े हुए हैं तो उनकी हैसियत उससे भी बड़ी है। और अगर किसी मुल्क के अकाउंट के अंदर 100 अरब डॉलर, 500 अरब डॉलर या 1 ट्रिलियन डॉलर या 2 ट्रिलियन डॉलर पड़े हुए हैं तो उनकी हैसियत उससे भी ज्यादा है। अब देखें, हमने अपने आप को जानबूझकर गरीब रखा है। कौमी सलामती का मसला यह है कि इस कौम के वसाइल को लूटा गया है, इस कौम की जेबें काटी गई हैं और जो पैसा कौम की तरक्की पे और आगे बढ़ने पे लगना था वो पैसा बड़े बड़े अशराफी और मगरमच्छ अपनी जेबों में डालकर ले गए। मैं एक मिसाल आपको भी बताता हूं कि कौमी सलामती के असल दुश्मन कौन है। एक्चुअली रियासत पाकिस्तान को करना क्या चाहिए और वो क्या कर रही है वो मैं आपको बाद में बताता हूं। लेकिन सबसे पहले मैं एक डाटा आपके सामने रखता हूं। गौहर एजाज साहब ये एप्टेमा के सदर भी रहे हैं, पाकिस्तान में बिजनेसमैन भी हैं और निगरान वफाकी वजीर भी रहे हैं। आप इनके ऊपर आप तनकीद कर सकते हैं कि जो फैक्ट्स इन्होंने शेयर किए वो मैं आपके सामने रख देता हूं और ये फैक्ट्स आपको हिलाकर रख देंगे कि पाकिस्तान के साथ एक्चुअली पाकिस्तानी कर क्या रहे हैं। यानी इनका ये दावा है कि पाकिस्तान के अंदर, वैसे मैं आपको पहले एक ओवरऑल बता देता हूं कि पाकिस्तान में एक्चुअली कितनी बिजली पैदा होती है, कितनी बिजली हम तरसील कर सकते हैं, लोगों के घरों तक और फैक्ट्रियों तक हम पहुंचा सकते हैं और कितनी बिजली पैदा करने की सलाहियत हमने हासिल कर रखी है। जरूरत कितनी है, पैदा कितनी करते हैं और पहुंचा कितनी सकते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त जो बिजली पैदा करने की सलाहियत पैदा कर रखी है वो है 43,400 मेगावाट, 43,400 मेगावाट की हमारी सलाहियत है। यानी हम अपनी बिजली जो खुद पैदा कर ले हुकूमत, इसके अलावा जो आईपीपीज हमने बेशुमार लगा लिए वो 106 आईपीपीज है, हुकूमत पैदा करती है वो अलग है, आईपीपीज प्राइवेट कंपनीज पैदा करती है वो अलग है। तो हमारी जो कैपेसिटी है पैदा करने की, जो सलाहियत है वो है 43,400 मेगावाट। हम इस्तेमाल कितनी कर सकते हैं? पाकिस्तान जो ज्यादा से ज्यादा बिजली हमारी जो डिमांड हो सकती है ना, मैक्सिमम जितनी हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो 31,000 मेगावाट है कि 1 मिनट के लिए भी बिजली ना जाए और पूरे मुल्क की इंडस्ट्री और सारा कुछ एक वक्त में चल रहा हो सेम टाइम में, तो 31,000 मेगावाट। लेकिन ये जो साबिक वफाकी वजीर है इन्होंने एक बहुत बड़ा दावा किया है। इन्होंने कहा जो पाकिस्तान की जरूरत है ना वो है 13,000 मेगावाट और ये जरूरत थी 2015 में और वो कह रहे हैं कि उसके अंदर कोई बड़ी तब्दीली नहीं आई। हुकूमत जो है वो आदादो शुमार का हेर फेर करती है। हमारी जो 13,000 मेगावाट की हमारी जरूरत है और सारिफीन जो है वो इससे 10 गुना ज्यादा कैपेसिटी चार्जेस दे रहे हैं। पहले मैं आपको डाटा बताता हूं कि हम कितनी बिजली एट अ टाइम सारिफीन तक पहुंचा सकते हैं। सरकारी डाटा के मुताबिक हम पैदा कर सकते हैं 43,400 मेगावाट, हमारी मैक्सिमम जरूरत हो सकती है 31,000 मेगावाट और हम मैक्सिमम पहुंचा सकते हैं 22,000 मेगावाट। इससे ज्यादा हमारी बिजली की तारें और खंभे जो है वो बर्दाश्त ही नहीं करते। इससे ज्यादा बिजली हम पहुंचा ही नहीं सकते, इतना सिस्टम ही नहीं है हमारे पास। तो 22,000 हम पहुंचा सकते हैं, लेकिन जितनी हम पहुंचा सकते हैं उससे दुगनी पैदा करने की सलाहियत हमने क्यों पैदा की, ये है अब तक का सबसे बड़ा सवाल। और इस सवाल का जवाब मैं आपके सामने रखता हूं कि हमने जो आईपीपीज लिए हुए हैं ना वो कितनी बिजली पैदा करने की सलाहियत रखते हैं और हम उनसे कितनी बिजली लेते हैं। ये जरा देखिएगा, जो कोयले से बिजली पैदा कर रहे हैं आईपीपीज वो 25% से भी कम बिजली पैदा कर रहे हैं। अगर उनकी सलाहियत ना 100 मेगावाट की तो वो 25 मेगावाट से कम पैदा कर रहे हैं। लेकिन जो हमसे पैसा ले रहे हैं वो हर साल वो है 692 बिलियन से ज्यादा, 692 अरब से ज्यादा। अच्छा, इसके बाद आ रही जो हवा से बिजली पैदा करने की हमारी सलाहियत है 50% से कम पे हम उसको चला रहे हैं और वो हमसे ले रहे हैं 175 अरब से जायद। RLNG यानी गैस से 50% से कम हम सलाहियत पे उनको चला रहे हैं जो प्लांट्स है आईपीपीज, और वो भी 180 अरब रुपए हमसे लगभग ले रहे हैं। सोलर, और ये जो है वो 110 अरब रुपए लेके पाकिस्तान का महंगा तरीन यूनिट इस वक्त बना हुआ है सोलर का भी। 106 आईपीपीज पाकिस्तान को खा रहे हैं। गौहर एजाज साहब का ये कहना है कि हमारी बिजली के इस्तेमाल की जरूरत नहीं बढ़ी, हमारी बिजली के इस्तेमाल की जरूरत उतनी है। यानी उन्होंने कहा कि हम 13,000 मेगावाट इस्तेमाल करते थे, आज भी हमारी जरूरत तकरीबन उतनी है, इससे ज्यादा नहीं हुई। लेकिन 2015 में हम 20,000 मेगावाट की हमारी पैदावारी सलाहियत थी। लेकिन फिर मुस्लिम लीग नून ने धड़ इन्होंने आईपीपीज लगाए और इतने आईपीपीज लगाए कि 13,000 जो हमारी जरूरत थी और हम 20,000 पैदा करते थे उसको पैदावार की सलाहियत को ले गए 43,400 पे। अब वो हमारी इतनी ज्यादा सलाहियत है, अब पैसे हमें उसके भी देने पड़ते हैं कैपेसिटी चार्जेस के मद में। यानी बिजली वो कारखाने पैदा करें या ना करें, हम उसको इस्तेमाल करें या ना करें, उनकी जो सलाहियत है पैदा करने की उसके पैसे आपको उनको देने पड़ेंगे हर महीने। तो इस तरह हम जो पैसा अब दे रहे हैं सालाना, ये पहले हमें पड़ता था 200 अरब रुपया सालाना और अब हमें पड़ता है 2,000 अरब
अरब रुपया सालाना, यानी 2 ट्रिलियन रुपए हम अदा कर रहे हैं कैपेसिटी चार्जेस के मद में, जो हमें नहीं पहले अदा करने होते थे। ये किया हमने पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तानियों के साथ। यानी जो बिजली हमें थोड़ी चाहिए थी, हमने इतनी ज्यादा पैदा करने की सलाहियत ले ली, और वो महंगे वाले या हाइड्रल लगा लेते या कोई सस्ती बिजली पैदा करने का तरीका रखते, वो इतने महंगे वाले यूनिट हमने लगाए और हमने उनको बाहर से बुलवाया। और ये बहुत सारे ऐसे ताकतवर लोग हैं, पाकिस्तान की एलीट है, जिनके फ्रंटमैन है, और उन्होंने ये आईपीपीज लगाए हैं। ये पैसा घूम फिर के इन लोगों की जेबों में जाता है और ये अवाम की जेबों पे डाका डालते हैं। यानी बिजली पैदा नहीं कर रहे कारखाने लाके लगा दिए गए हैं, हमारी जरूरत ही नहीं है। यानी 43,400 मेगावाट बिजली हमने क्या करनी है? हमारी ट्रांसमिशन लाइन में इतनी बिजली चल ही नहीं सकती। हम इतनी बिजली जो इकट्ठी कर ली है, ये तो कोई बहुत ही अमीर मुल्क हो वो भी नहीं ऐसी हरकत करता। 43,400 मेगावाट हमने बिजली पैदा कर ली और लोगों तक पहुंचाने की सलाहियत है मैक्सिमम 22,000। इससे ज्यादा हम लोगों तक पहुंचा ही नहीं सकते। और जो गौहर एजाज साहब है, उनका यह दावा है कि हमारी जरूरत 13-15 हजार से ऊपर नहीं है, इससे ज्यादा जरूरत भी नहीं है। इसके बावजूद लोड शेडिंग हो रही है, यानी हम लोगों को उसमें से भी बिजली कम दे रहे हैं, जो पहुंचा सकते हैं वो भी नहीं पहुंचा रहे। लेकिन क्योंकि हमने बहुत सारे कारखाने लगा दिए हैं, वो कारखाने बंद पड़े रहे, वहां बिजली कभी ना बने, वहां मुलाजमीन आना भी बंद हो जाए, उसको बेशक ताला भी लगा दे, लेकिन आपने हर महीने उनको कैपेसिटी पेमेंट की मद में पैसा देना। तो ये 2000 अरब रुपए आपको हर साल देने पड़ते हैं। 2 ट्रिलियन ये पैसा आपको देना पड़ता है। अब ये आप क्यों दे रहे हैं? इसलिए कि ये पैसा बहुत बड़े बड़े और ताकतवर लोगों की जेबों में जा रहा है। जिस वक्त आप डैम्स बनाएंगे, जिस वक्त आप सस्ती बिजली पैदा करेंगे, तो इन आईपीपीज की जरूरत खत्म हो जाएगी। इनको फिर छुट्टी करवा दी जाएगी कि जनाब आपका मुआहदा मुकम्मल, आप जाएं। फिर इनके मुआहदे रिन्यू नहीं होंगे जैसे कि हुकूमत करना चाहती है और कर भी रही है। फिर ये अपने घरों को जाएंगे, फिर पाकिस्तान को सस्ती बिजली मिलेगी। लेकिन उस सूरत में क्या होगा? उस सूरत में आपकी जेबों पे टाका डलना बंद हो जाएगा। आपकी जेबों से आपका खून निचोड़ के जो पैसा आपका निकलता है, वो इनकी बड़े बड़े डाकुओं की जेबों में नहीं जाएगा। ये है सबसे बड़ा मुद्दा। इसके ऊपर तो किताबें लिखी जा सकती है जो पाकिस्तान के साथ ज्यादती हुई है, बहुत बड़ी ज्यादती हुई है। आईएमएफ निशानदेही करता है, सब निशानदेही करते हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई भी इसके बावजूद इस बात को नहीं समझ रहा।